नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज अपने जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें ज्योग्राफी के साथ साथ के अंदर हिंदी भी करवाओ, तो आज अपने हिंदी को भी साथ साथ में ज्योग्राफी के साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक हिंदी। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं है पुलिस को छोड़ के जिसके अंदर हिंदी ना आती हो। तो आप किसी भी चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि लगभग एग्जाम के अंदर है वो हिंदी आती है। तो चलिए अपने हिंदी को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो अपना है वर्ण। यदि आपके सिलेबस के अंदर वर्ण नहीं दिया हुआ है और उसने आपको संधि दे दी है तो फिर आपको वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। सर फिर क्यों पढ़ने पड़ेंगे? तो इसलिए पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बगैर वर्ण के आपको संधि नहीं आ सकती। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वर्ण पढ़ने ही पड़ेंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ण से। वर्ण, तो मैं बता दूं दोस्त को, ये भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वो कौन सी है? वो वर्ण ही है। तो मैं बता दूं कि आपको वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता है। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो वर्ण है, और जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी ध्वनि। तो मैं बता दूं सबसे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी और मौखिक इकाई ध्वनि हो जाएगी। कई बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मैं बता दूं आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है। अब अपने स्टार्ट करेंगे वर्ण से। तो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। लगभग सभी को पता है कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। स्वर ये वो वर्ण होते हैं जिनको बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता अपने को नहीं होती है। जैसे ए, इसको अपने सीधे लिख सकते हैं। लेकिन जो व्यंजन है जैसे क, तो अपने को इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि व्यंजन है, व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये क है, तो इस क के अंदर ये है आधा क प्लस ए मिलके बना हुआ है ये क कौन सा? हलंत वाला। आधा क प्लस ए मिलके बना हुआ है क। तो व्यंजन है, जो व्यंजन है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि व्यंजन आपको बोलने के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, और स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बात करते हैं अब स्वर। जो स्वर है वो 11 हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। लगभग कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये री है वो कहाँ पे आता है। तो लगभग स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये री कहाँ पे आता है, तो ऊ के बाद में री आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और एंग और ए है जो अंग प्लस है ए। कई स्टूडेंट इसके अंदर काउंट कर देते हैं, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है। ये ए योग व व्यंजन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये ए योग व्यंजन के अंदर एंग और ए आते हैं। यानी कि जो अपने टोटल हो गए इस प्रकार से, वो कितने स्वर हो गए? टोटल स्वर 11 हो गए। अब ये ध्यान रखना, ये और ये जो बिना डंडे वाला है वो एक डंडे वाला है, और ये जो एक डंडे वाला है वो कितने? 2 डंडे वाला है। वो आपको संधि के अंदर यहीं पे कंफ्यूज करेगा कि वो एक बार कि वो गणेश की आपको संधि विच्छेद करने के लिए बोलेगा, तो लगभग स्टूडेंट इस एक मात्रा को देख के ये बाहर निकाल के ले आएंगे।
लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपने अब ये बार नहीं निकाला है, आपने अब ए बार निकाल लिए ए की जगह। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक डंडे वाला है वो बिना डंडे वाला है, और जो दो डंडे वाला है वो एक डंडे वाला है। पहले इसको ऐसे लिखा जाता था, लेकिन बाद के अंदर हिंदी के अंदर संशोधन हुए तो इसको इस प्रकार से लिख दिया गया है। यानी कि ये जो एक डंडे वाला है इसको बिना डंडे वाला का लिख दिया, और ये जो दो डंडे वाले है उसको एक डंडे के अंदर लिख दिया। स्वर तो है 11 और इनकी मात्राएं कितनी हो जाएगी? इनकी मात्राएं हैं 10। कितनी है दोस्तों? मात्राएं कितनी है? 10। कैसे सर? स्वर तो 11 है और इनकी मात्राएं 10 कैसे है? तो मैं बता दूं कि जो ए है इसकी कोई भी मात्रा नहीं है, मात्राएं हैं वो 10 हो जाएगी फिर। तो चलिए अपने लिखते हैं कौन कौन सी है वो। ए की कोई मात्रा नहीं है, आ की हो जाएगी ये, ई की ये, फिर ये, इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, री की ये हो जाएगी, ए की ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, और फिर ये हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से जो अपने को टोटल मात्राएं हैं, टोटल स्वर की मात्राएं कितनी हो जाएगी? 10। स्वर तो 11 है और उनकी मात्राएं कितनी है? 10। तो चलिए अपने इनका विभाजन पढ़ते हैं। और बहुत बार एग्जाम के अंदर दोस्तों यहां से प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो स्वर होते हैं उनका विभाजन सबसे पहले करते हैं। अपने स्वर का विभाजन है मात्रा के आधार पर, यानी कि मात्रा के आधार पर अपने स्वरों का विभाजन करते हैं। तो सबको पता है कि एक जो होती है वो छोटी मात्रा होती है और एक होती है वो बड़ी मात्रा होती है। यानी कि अपने को छोटी को हर्षो भी कह सकते हैं और छोटी मात्रा भी कह सकते हैं। हर्षो मात्रा, ये आ से छोटा क्या है? ए, तो ये छोटे के अंदर आ जाएगा ए। ई से छोटा क्या है? ये ई, तो ये ई भी इसके अंदर आ जाएगा। ऊ से छोटा क्या है? ये ऊ, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और री, अब ये छोटा या बड़ा है तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो री होता है वो संस्कृत के अंदर चलता है, अपने नहीं चलता। तो ये री है वो छोटा री है, तो ये री इसके अंदर आ जाएगा। सर ए से छोटा ही है, लेकिन नहीं, ये जो है ए वो मिलके बना और मिलके बनी हुई चीजें कभी छोटी नहीं होती। ये जो ए है वो किसी न किसी दो शब्दों से मिलके, दो वर्णों से मिलके बना हुआ है, तो ये इस प्रकार से इसके अंदर नहीं आएगा। और जो फिर इसका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ, या इसको गुरु भी कहते हैं। बाकी बच्ची वो इसके अंदर आ जाएगी, जैसे आ हो गई, ये हो गया, ऊ हो गया, ए, आई, ओ और औ। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि मात्रा के आधार पर हर्षव के अंदर निम्न में से कौन सा वर्ण नहीं है, तो वो फिर आपको इस प्रकार से ध्यान रख लेना है कि हर्षव ऐसे छोटा ए, जो छोटी मात्राएं है वो इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि ये छोटे इसके अंदर आ जाएगा, ये है वो ये इससे छोटा ये है तो ये इसके अंदर आ जाएगा, इससे छोटा ये है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और री, जो बड़ा री है वो अपने नहीं चलता, वो संस्कृत के अंदर चलता है, तो इस प्रकार से री है वो भी हर्षव के अंदर आ जाएगा। तो एक विभाजन अपना कंप्लीट हुआ, कौन सा? मात्रा के आधार पर। अब अपने दूसरा विभाजन पढ़ते हैं, कौन सा? दूसरा पढ़ लेते हैं अपने ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ मतलब ओठ के आधार पर, यानी कि इसके अंदर एक तो हो जाएगा वर्ताकार और एक हो जाएगा अवर्ताकार। नाम से पता चल रहा है कि वर्ताकार, यानी कि जिन स्वर को बोलने के लिए जो अपने होठ गोल हो जाते हैं, जिन शब्दों को बोलने के लिए अपने, जिन वर्णों को बोलने के लिए अपने होठ गोल हो जाते हैं वो क्या है? वर्ताकार होंगे। और जिनको बोलने के बाद होठ गोल नहीं होते हैं वो कौन से हो जाएंगे? अवर्ताकार के अंदर आ जाएंगे। जैसे अपने बोल के देखो, ए, आ, ई, ऊ बाहर निकल के आ गया, या अपने होठ बाहर निकल के आ गए, तो इसके अंदर जो वर्ताकार है इसके अंदर ऊ, यानी कि दोनों वर्ताकार के अंदर ये आ जाएंगे। फिर आगे चलो,
री, ए, ऐ, ओ, औ, ओ और औ, फिर इसके अंदर होठ बाहर निकल के आ रहे हैं, तो यानी कि होठ फिर वर्ताकार हो रहे हैं, तो इसके अंदर फिर ओ और औ इसके अंदर आ जाएंगे। और जो बाकी बच्चे 7 है वो किसके अंदर आ जाएंगे, ए वर्ताकार के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर अपने होठ है वो गोल नहीं होते हैं, जैसे ए, आ, ई, री, ए और ऐ। इस प्रकार से ये जो टोटल 7 है वो किसके अंदर आ जाएंगे, फिर ए वर्ताकार के अंदर आ जाएंगे। औष्ठ के आधार पर मैं बता दूं आपको, वर्ताकार और अवर्ताकार 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार उ, ओ, इसके अंदर अपने होठ है वो गोल हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वर्ताकार के अंदर आ जाएंगे। और फिर ये आगे अवर्ताकार के अंदर ए, आ, ई, री, ए, ऐ, ये अवर्ताकार के अंदर आ जाएंगे। चलिए अपने अगला फिर पढ़ते हैं विभाजन, वो है नासिका के आधार पर। इसके अंदर 2 होते हैं, कौन कौन से, अनुनासिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, निर्नुनासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे और नासिका का अर्थ नाक से, यानी कि जो हवा नाक के पीछे से या नाक से निकले वो कौन से हो जाएंगे, अनुनासिक। और जिनके हवा जो है नाक से नहीं निकलती है यानी कि वो हो जाएंगे निर्नुनासिक। अनुनासिक का अर्थ होता है यानी कि जो नाक से बोल जाते हैं। सर वो कौन कौन से हैं, यानी कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा वो कौन से हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। जैसे ए के ऊपर चंद्र बिंदु, आ, ई, ये इसके ऊपर ध्यान रहे दोस्तों, चंद्र बिंदु नहीं आएगा, यही चीज समझने वाली है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे कर देंगे, लेकिन नहीं, इस प्रकार नहीं होगा। इस चंद्र बिंदु के जगह बिंदु लगा दो। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जिस भी ऊपर किसी की मात्रा हो, यानी कि कोई भी शब्द वर्ण हो, इसके ऊपर कोई मात्रा हो, तो उसके ऊपर है वो चंद्र बिंदु के जगह पर सीधे बिंदु लगा दो। यानी कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी। ये देखो ऊपर मात्रा है, तो मात्रा की जगह यहाँ पे सीधा बिंदु लग जाएगा, इसकी जगह फिर चंद्र बिंदु लग जाएगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, और यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, और यहाँ पे वो सीधा बिंदु लग जाएगा, यहाँ पे बिंदु लग जाएगा और यहाँ पे बिंदु लग जाएगा। ठीक है। और जो बाकी बचे वो किसके अंदर आ जाएंगे, फिर निर्नुनासिक है, यानी कि जिनके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, और जिनके ऊपर कोई मात्राएं होती है, कोई भी मात्रा, उनके ऊपर क्या लगेगा, बिंदु लगेगा। तो इस प्रकार से अनुनासिक और निर्नुनासिक नासिका के आधार पर 2 प्रकार का अपना वर्गीकरण पूरा हो गया। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, वो करते हैं मुंह के खुलने के आधार पर। मुंह के खुलने के आधार पर कौन कौन से इसके, पहला हो जाएगा संवर्त, दूसरा हो जाएगा अर्ध संवृत, तीसरा हो जाएगा विवर्त, और चौथा अपना कौन सा हो जाएगा, अर्धविवर्त। संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। संवर्त के अंदर कौन कौन से आते हैं, संवर्त के अंदर ई और उ, ये जो है वो संवर्त के अंदर आते हैं। कौन कौन से, ई, उ, ये किसके अंदर आ जाएंगे, संवर्त के अंदर। अर्ध संवर्त के अंदर कौन से आ जाएंगे, यानी कि जो आधे हैं, कौन से, इससे छोटा ये मैं दोबारा लिख देता हूं, री, ए, ऐ, ओ और औ। यानी कि अर्ध संवृत के अंदर कौन से आ जाएंगे, इससे छोटा ये है, ए से छोटा कौन सा, ये, यानी कि आधा। तो अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, वो इससे आधा हो गया, तो ये इस प्रकार ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और इससे आधा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब बात आती है विवर्त। विवर्त के अंदर यानी कि अपना मुंह पूरा खुल जाता है, जैसे बोल के देखो आ, तो ये आ है वो किसके अंदर आ जाएगा, विवर्त के अंदर आ जाएगा। और 2 बच्चे वो अर्धविवर्त के अंदर लिख दो। कौन कौन से बच गए, ए बच गया, ई, उ इसके अंदर आ गया, री बच गया,
ए बच गया और ओ बच गया। तो इस प्रकार से मुंह के खुलने के आधार पर मैं बता दूं आपको संवृत, अर्धसंवृत, विवर्त और अर्धविवर्त। कोई नहीं पूछता आज के टाइम में परिभाषा, अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जामिनर सीधे पूछता है कि संवृत के अंदर निम्न में से संवृत के अंदर आता है, वो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और फिर आपको अपने को एक बताना पड़ेगा कि ई आता है, ए आता है, ओ या ए, इनमें से एक दे देगा कि इनमें से संवृत है, तो मैं बता दूं आपको फिर ई होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस बात समझ में आ गई होगी। ये जो 4 है वो पहले के अंदर रख दो। अर्धसंवृत का अर्थ ये छोटा होता है, ये इसके अंदर रख दो और ऐसे छोटा ये इसके अंदर आ जाएगा। विवर्त के अंदर, विवर्त यानी कि जिसके अंदर पूरा मुंह खुले वो आ हो जाएगा और अर्धविवर्त के अंदर ए, री, ए और ओ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। अब बात करते हैं जीवा के आधार पर, यानी कि ये मान लो अपनी जीव है और मैं इसको 3 भागों के अंदर विभाजित कर देता हूं। ये कौन सा भाग हो गया? आगे वाला भाग है अग्रभाग। ये कौन सा हो गया? मध्य। और ये कौन सा हो गया? पश्च। अब इनको बोलने से पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सा है वो किसके अंदर आएगा, कौन सा किसके अंदर आएगा। तो मैं बता दूं कि आप अग्र मत पढ़ना, भूल जाओगे। इसके जगह आप अग्रीय पढ़ना। क्या? अग्रीय। अग्रीय ई ए, इसका मतलब कौन क्या हो गया? ई, ए और ये। ठीक है, मध्य के अंदर आता है ओनली ए और बाकी बच गए वो पश्च के अंदर आ जाएंगे, यानी कि जो बाकी स्वर बच गए वो किसके अंदर आ जाएंगे? पश्च के अंदर आ जाएंगे। अग्रीय ई, ए, मध्य के अंदर ए और पश्च के अंदर जो बच्चे वो पश्च के अंदर आ जाएंगे। अगर बाको अग्रीय पढ़ना है, मध्य में ए और बाकी बच गए वो पश्च के अंदर आ जाएंगे। तो अब अपना जो लास्ट स्वरतंत्र वो जो विभाजन रहा है वो है स्वरतंत्र के आधार पर। स्वरतंत्र के आधार पर, यानी कि जो स्वरतंत्र है उसके आधार पर है वो अपने वर्गीकरण देखते हैं। अपने कहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं? यहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये क्या है? ये कंठ। तो जो सबसे पहला इसका पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ। दूसरा, कंठ के जस्ट आगे क्या होता है? तालव्य। कंठ के जस्ट आगे क्या होता है? तालव्य। तो इसका दूसरा विभाजन हो जाएगा तालव्य। तीसरा विभाजन, यानी कि अपने दांत से जस्ट पीछे और तालव्य से आगे कौन सा भाग है? तो फिर वो होता है मसूड़े। उनको अपने सही भाषा के अंदर मूर्धन्य लिख देते हैं, मूर्धन्य। और मसूड़ों के जस्ट आगे जो अपने पार्ट होते हैं वो कौन सा होता है? दंत। और पांचवा जो दांत के आगे का पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ। दोस्तों इनको इसी क्रम के अंदर रखना, आगे बहुत काम देंगे। आगे संधि के अंदर आपको ये चीजें बहुत ही काम देगी। इस प्रकार इनका जो क्रम है वो यही रखना, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इस प्रकार से जो कंठ है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? तो ये जो पहले वाले ए और आ है, कौन से? पहले वाले ए और पहले वाले ए और आ, ये किसके अंदर आ जाएंगे? कंठ व। और जो 2 नंबर के अंदर फिर आता है तालव्य, यानी कि ये जो आगे का पार्ट है ई, ये फिर 2 नंबर के अंदर रख दो। ठीक है, मूर्धन्य। मूर्धन्य के अंदर मूर्धन्य और दंत से कोई शब्द बोला नहीं जाता। और ओष्ठ पहले, ये क्या है? ऊ, यानी कि इनके अंदर सीधे पता चल रहा है कि ऊ और ऊ, होठ आगे आ रहे हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? किसका पार्ट हो जाएंगे? ये ओष्ठ का। ऊ और ओ। दंत से कोई बोला नहीं जाता है स्वर। और मूर्धन्य से एक बोला जाता है जिसका नाम है री। अब पीछे बचे ये 2 ए और आई, तो इन 2 को ये इस 2 नंबर के अंदर रख दो। किसके अंदर? तालव्य के अंदर, ए और आई को। कंठ के अंदर ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर ये पहले रख दो 2, और फिर आता है तालव्य ई, मूर्धन्य से री, दंत से कोई बोला नहीं जाता है। और ओष्ठ के अंदर ऊ और ओ, जो मैंने आपको पीछे बताया था ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण, उसके अंदर भी आपको ये चीज मैंने बता दी थी। तो आपको ये इजी के अंदर समझ में आ गया होगा। यदि आपको एग्जामिनर ऐसे दे कि कंठ तालु ए है और वो आपको दे दे कि कंठ तालु मूर्धा दंत या कंठ तालु मूर्धन्य या ओष्ठ, तो फिर आपको करना है कौन सा?
तालव्य। और यदि वो दे दे कि ये ए है और फिर आपको वो ऑप्शन दे दे कि कंठ तालु मूर्धन्य और कंठ तालव्य, तो फिर आपको ऑप्शन करना होगा वो कंठ तालव्य होगा। कंठ तालव्य, क्योंकि जो ये है वो ये जो दो है वो वैसे तो इस तालव्य के अंदर आते हैं, लेकिन ये किन से मिलके बने होते हैं? कंठ प्लस तालव्य से मिलके बने होते हैं। और जो फिर आता है ओष्ठ, यदि एग्जामिनर आपको सीधा दे दे कि ये किसके अंदर आता है ओ, तो वैसे तो ओष्ठ के अंदर आ जाएगा। और यदि वो फिर एक नीचे ऑप्शन और दे दे कंठोष्ठ, कौन सा? कंठोष्ठ, यानी कंठ प्लस ओष्ठ, तो फिर उसका ऑप्शन है कंठोष्ठ हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ये माना जाता है कि ये जो ओ और कंठोष्ठ से होते हैं और ये जो ए और ए होते हैं वो कंठ प्लस तालव्य से मिलकर बने होते हैं। आपको ये स्वर का विभाजन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था मात्रा के आधार पे, फिर नासिका के आधार पे, फिर ओष्ठ के आधार पे, उसके बाद स्वर तंत्र के आधार पे और फिर मुंह के खुलने के आधार पे। इस प्रकार से जो अपना वर्गीकरण है वो स्वरों का कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द व्यंजन। व्यंजन ये वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए अपने को किसी की स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ये पै है तो इसको लिखने के लिए अपने को प्लस ए स्वर की अपने को आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अपने एक एक चीज को ध्यान से समझना। बिल्कुल मैं बिल्कुल जीरो लेवल से यहां पे करवा रहा हूं। कै, खे, गे, गे। अब ये यहाँ पे लगभग स्टूडेंट यहाँ पे अड़ा कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे अड़ा नहीं होता है दोस्तों। कै, खे, गे, गे और ये जो होता है वो ये होता है, अड़ा नहीं होता है। लगभग अपने पहली क्लास से अड़ा ही पढ़ते हैं, कै, खे, गे, गे, अड़ा, लेकिन ये अड़ा नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा चे, छे, जे, जे, ये टे, ठे, डे, डे, ने। ध्यान रहे दोस्तों, आप इनके नीचे बिंदी मत लगा देना। वो बिंदी वाली है वो अलग है, वो उच्छिष्ट व्यंजन के अंदर आते हैं, वो इनके अंदर नहीं आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। ठीक है, ते, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, बे, मैं। ये कितनी है? ये 25 है। ये जो 25 है वो क्या है? वो किसी न किसी स्पर्श होते हुए निकलते हैं, किसी न किसी चीज से स्पर्श होते हुए निकलते हैं, इसके लिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन। सर ये रह ले वो तो आपने लिखे नहीं, तो मैं ये रे ले वे से और है, इसके ऊपर आप मात्रा मत लगा देना, क्योंकि वो जो मात्रा वाले होता है वो किसी न किसी वाक्य के अंत में लिखता है, उसके ऊपर मात्राएं होती है। तो ये रह ले वे टेट 2011 के अंदर प्रश्न आया था। टेट 2011 के अंदर प्रश्न आया था कि इनका ये रह लेवे होता है या ये वे रह ले होता है। तो आपने लगभग बुक के अंदर ये रह लेवे ही पढ़ा है और मैं भी आपको ये रह लेवे बताता हूँ, लेकिन इनका जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? ये वह रह ले होता है, क्योंकि ये जो ये है वो ई से बन के बनाए और जो ये वह है वो ऊ से बन के बनाए और जो ये र वो री से बन के बनाए और जो ये ल है वो री से बन के बनाए। तो इस प्रकार से अपने देखे तो वर्णमाला के अंदर पहले ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर री आता है और फिर री आता है। तो इस प्रकार से जो इनका सही जो उसका आंसर था टेट 2011 के अंदर ये प्रश्न आया था, तो इसका सही आंसर है ये रह ले नहीं था, ये वह रह ले उसका सही आंसर था। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं कि ये रह ले ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ होता है अंदर, औस्तय का अर्थ होता है बैठना।
यानी कि इनके अंदर कुछ और शब्द बैठा हुआ है। कौन कौन से बैठे हुए हैं? इनके अंदर कुछ स्वर बैठा हुआ है। कौन सा? इस य के अंदर ई स्वर बैठा हुआ है। कौन सा? ई से मिलके क्या बना है? यह बना है। इस व के अंदर कौन सा बैठा हुआ है? ऊ शब्द बैठा हुआ है। और इस र के अंदर री शब्द बैठा हुआ है और इस र के अंदर रे शब्द बैठा हुआ है। इस प्रकार से ये अंतस्थ व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। तो वो एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि अंतस्थ व्यंजन के अंदर निम्न में से शामिल है या निम्न में से शामिल नहीं है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे ये दे दिया, स दे दिया, तो आपको फिर ऑप्शन है ये करना होगा ये, क्योंकि ये जो ये है वो किससे मिलकर बना है? ये आता है वो अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है। स है, ये किसके अंदर आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये उस व्यंजन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? उस व्यंजन के अंदर आते हैं। यानी कि इनको बोलने के अंदर उष्मा लगती है। इसे ध्यान में रखना कि स है को बोलने के अंदर अपने शरीर से क्या है? उष्मा लगती है। इस प्रकार से ये स है किसके अंदर आ जाएंगे? उस व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन के अंदर य, र, ल, व और श है। ये कितने हो गए टोटल? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। 33 ये हो गए, प्लस 11 स्वर कितने हो गए टोटल? 44। ठीक है। अब चलिए अपने यहां मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, फिर आता है मिश्रित व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने क्लास के अंदर इतने पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन है वो, उसके बारे में अपने जिक्र बाद में करेंगे। जो अक्षत्र है, ज्ञ होते हैं, वो किसके अंदर आएंगे? वो संयुक्त व्यंजन के अंदर आएंगे। और मिश्रित व्यंजन है वो ये जो बना है ये मिश्रित व्यंजन है। तो चलिए अपने कल इसके बारे में आगे के जिक्र करेंगे कि ये श है वो किस किस से बनकर बना हुआ है। क प्लस ये स से मिलकर बना हुआ है, ये आधा तय प्लस रहा है। वो सारी बातें मैं आपको कल समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो, विजय हो, गुड लक।